हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने क्या करना है, आज हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का सेकंड पार्ट है। पिछली क्लास में मैंने आपको गुडविल का बेसिक बताया था और गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए 3 मेथड्स बताए थे। फर्स्ट वाज एवरेज प्रॉफिट मेथड, देन सुपर प्रॉफिट एंड द लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट में मैंने आपको बताया था 2 तरह के प्रॉफिट्स होते हैं, एक सिंपल एवरेज मेथड जो हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था। आज हम एवरेज प्रॉफिट का सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं एंड दैट इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ना बच्चे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊंगी, ठीक है? तो वो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने के लिए। वेटेड एवरेज में क्या होता है कि जैसे आपको मान लो 5 सालों के प्रॉफिट गिवन है, जैसे मैं बोलूँ ईयर 2010, 2011, 2012, 2013 एंड 2014। आपको 2010 से लेकर 2014 तक के 5 ईयर के ये प्रॉफिट्स गिवन है एंड दीज प्रॉफिट शुड बी नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब है बच्चे कि अगर इन प्रॉफिट्स के अंदर कोई अब नॉर्मल गेन या अब नॉर्मल लॉसेज हैं तो उनको हमें एडजस्ट करना है। जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, अब नॉर्मल गेन्स आर टू बी डिडक्टेड एंड अब नॉर्मल लॉसेज आर टू बी एडेड बैक टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट्स। सो ये मैं पहले ही लेके चल रही हूँ कि ये हमारे सारे एडजस्टेड प्रॉफिट्स हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स हैं। अब हमने वेटेड एवरेज में क्या करते हैं बेटा कि जितने आपके प्रॉफिट्स होते हैं, आपको क्वेश्चन में लिखा होगा असाइन देम अ वेट। वेट क्या होता है? एक तरह से एक इंपॉर्टेंस होती है एक ईयर के लिए कि जैसे जितना बेटा सबसे पुराना ईयर होगा उसमें आपका प्रॉफिट सबसे कम है, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता रहेगा वेट्स भी बढ़ते रहेंगे। जो सबसे पुराना ईयर होता है उसको हम वेट देते हैं 1। जैसे जैसे ईयर बढ़ता रहता है वेट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग 1 2 3 4 5। जैसे मान लो अगर हमारा अगला साल होता 2015 होता तो मैं इसको 6th ईयर वेट दे देती। अब हमने क्या करना है, जो ये प्रॉफिट्स हैं उनको वेट्स के साथ क्या कर देंगे बच्चे, मल्टीप्लाई। जब हम इन प्रॉफिट को इन वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वील गेट प्रोडक्ट। जैसे 20,000 इंटू 1, 25,000 इंटू 2, 35,000 इंटू 3, 40,000 इंटू 4, 50,000 इंटू 5। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, प्रोडक्ट का भी टोटल कर दिया बेटा और वेट्स का भी टोटल कर लिया। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल ऑफ द वेट्स। टोटल प्रोडक्ट कितना है? अब मैं क्या बोलूँगी, टोटल प्रोडक्ट है 5,85,000 एंड टोटल वेट्स है, टोटल ऑफ द वेट्स है बेटा 15। सो इसको मैं डिवाइड कर लूँगी तो मेरा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 39,000। अब गुडविल को वैल्यू करना है तो गुडविल को फॉर्मूला क्या लगेगा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। मैंने कल आपको बताया था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का क्या मतलब होता है, ये बुक में आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, स्पेसिफाइड होगा। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स है 39,000 जो हमने कैलकुलेट किए हैं। मान लो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हैं 2 ईयर्स, वो आपको गिवन होंगे 2 ईयर्स 3 ईयर्स, जो भी होगा उससे मल्टीप्लाई कर देना। सो वो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी 78,000। सो ये हमारा फर्स्ट मेथड ही है बेटा। एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक और पार्ट है विच इज़ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। एक मैं आपको पॉइंट बता देती हूँ जो आपको एमसीक्यू में शायद काम आ जाए या यूज़ हो जाए कि कई बार आपको आ सकता है सिंपल एवरेज कब यूज़ करना चाहिए और वेटेड एवरेज कब यूज़ करना चाहिए। तो बच्चे रूल होता है कि सिंपल एवरेज उस केस में यूज़ करना है जहाँ पर प्रॉफिट्स की कोई ट्रेंड नहीं है, व्हेन देयर इज़ नो ट्रेंड इन द प्रॉफिट। तो ये मैं आपको लिखवा रही हूँ, चाहे आप लिख लो, ये आपके आगे काम ही आएगा। क्लियर? सो सिंपल एवरेज मेथड तब लगाना है, ठीक है, जब आपके प्रॉफिट्स में कोई भी ट्रेंड नहीं है, ठीक है, व्हेन देयर इज नो ट्रेंड इन द प्रॉफिट। नो ट्रेंड इन द प्रॉफिट का मतलब है कभी प्रॉफिट बढ़ते हैं, एक ईयर में प्रॉफिट बढ़ा, अगले साल में कम हो गया। जैसे अगर मैं बोलूँ पहले साल में 15 था, फिर 20 हुआ, फिर 10 हो गया, फिर 15 हो गया, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है। जब कोई ट्रेंड नहीं होता तो देन वी फॉलो सिंपल एवरेज मेथड। और वेटेड एवरेज मेथड हम तब फॉलो करते हैं व्हेन प्रॉफिट्स शोज ईदर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ट्रेंड। या तो प्रॉफिट कंटिन्यूसली बढ़ेंगे या प्रॉफिट कंटिन्यूसली घटेंगे। जो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल कराया था वहाँ पर प्रॉफिट्स कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहे थे, बढ़ रहे थे।
ठीक है। सो वेटेड एवरेज तभी लगता है जब प्रॉफिट्स कोई ट्रेंड दिखाते हैं, या बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं। जब कोई ट्रेंड नहीं होता तो हम कौन सा मेथड फॉलो करते हैं? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। दिस वॉज आवर फर्स्ट मेथड। फर्स्ट मेथड ओवर हो गया, एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब हम सेकेंड मेथड करेंगे एंड दैट इज सुपर प्रॉफिट मेथड। पेपर में ज़्यादातर मैंने देखा है सुपर प्रॉफिट सबसे ज़्यादा चांसेस हैं आने के। ऐसा नहीं है कि इम्पॉर्टेंट बाकी नहीं है, बाकी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला मेथड है बेटा हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट, अब इसका मतलब क्या है? पहले तो मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगी सुपर प्रॉफिट का क्या होता है बेटा। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल प्रॉफिट माइनस द नॉर्मल प्रॉफिट। बच्चे, नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हमने इतना पैसा लगाया, हमें इतना प्रॉफिट मिलना चाहिए। एक्चुअल जो हमें मिला, एक्चुअल में मिला। तो जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और एक्चुअली में जो हम कमा रहे हैं, जो उनका डिफरेंस होता है, दैट इज सुपर, एक्स्ट्रा। उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। क्यों एक्स्ट्रा कमा रहे हैं? क्यों हमें एक्स्ट्रा मिल रहा है? ड्यू टू गुडविल, क्योंकि हमारी फर्म की गुडविल अच्छी है इसलिए हम एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। सो सुपर प्रॉफिट का मतलब होता है एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स अर्नड ड्यू टू गुडविल। सो सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला है एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। कई लोग इसको एनुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट भी बोल देते हैं। तो इसका शॉर्टकट हम फॉर्मूला बनाते हैं बेटा, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एपी माइनस एनपी। तो एसपी मतलब सुपर प्रॉफिट, एपी को आप एक्चुअल भी बोल सकते हो, एवरेज भी बोल सकते हो, एनुअल भी बोल सकते हो, एक ही बात है। और एनपी का मतलब होता है नेट प्रॉफिट नहीं, एनपी का मतलब नॉर्मल प्रॉफिट्स। नाउ हाउ टू कैलकुलेट नॉर्मल प्रॉफिट? नॉर्मल प्रॉफिट निकलते कैसे हैं बेटा? नॉर्मल प्रॉफिट्स कैलकुलेट होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, जितना पैसा आपने लगाया, कैपिटल इन्वेस्टेड, उसको हम कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है बच्चे, ये आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा। कई क्वेश्चंस में कैपिटल एम्प्लॉयड आपको डायरेक्टली गिवन होगी कि कितना पैसा लगाया है प्रोप्राइटर या पार्टनर ने, लेकिन कई जगह आपको कैपिटल एम्प्लॉयड खुद निकालनी पड़ेगी। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकालनी है अब आप वो देख लो, ठीक है बेटा। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स, ठीक है। कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग कौन सी चीज़ें नहीं लेनी टोटल एसेट्स में? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट बिजनेस से रिलेटेड है उनको नहीं लेना, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं बेटा उसको। गुडविल, अगर कोई पुरानी बैलेंस शीट में कोई गुडविल पड़ी हुई है जो पहले से ही पड़ी हुई है, उसको भी नहीं लेना। एंड एनी फिक्टिशियस एसेट, आप सबने कभी आई थिंक सुना होगा फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं बेटा। फिक्टिशियस एसेट्स एक्चुअली में वो खर्चे होते हैं जिनको हमने अभी तक अपनी बुक्स में से राइट ऑफ नहीं किया, ठीक है, उनको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स। तो फिक्टिशियस एसेट के अगर मैं आपको कुछ एग्जांपल बोलूं वो आप लिख सकते हो आपकी रेफरेंस के लिए, ठीक है, कि फिक्टिशियस एसेट्स कौन कौन से होते हैं। कुछ एग्जांपल फिक्टिशियस एसेट्स के: प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, जो खर्चे कंपनी के इनकॉर्पोरेशन के टाइम, जब कंपनी न्यू बनती है और उसकी इनकॉर्पोरेशन के टाइम जो खर्चे हम इनकर करते हैं हम उसको बोलते हैं प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये अलग अलग नाम है जो आ सकते हैं आपके फिक्टिशियस एसेट्स, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस। उसके बाद मिसलेनियस एक्सपेंडिचर टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, टू द एक्सटेंट नॉट रिटन ऑफ, ठीक है। प्लस डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो ये अलग अलग नाम हो सकते हैं जो आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे अगर आपके ये एसेट साइड पर चीज़ें गिवन है बेटा।
तो मैंने आपको बोला कि कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब होता है टोटल एसेट्स, लेकिन उन टोटल एसेट्स में आपने क्या नहीं लेना, टोटल एसेट में एक तो आपको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी बेटा, क्योंकि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट क्या होती है, बिजनेस से रिलेटेड नहीं होती है। गुडविल नहीं लेनी अगर कोई बैलेंस शीट में है तो, और ये वाले जो एसेट्स हैं ये फिक्टिशियस एसेट्स होते हैं, इनको भी नहीं लेना, ठीक है। इसमें से टोटल एसेट में से माइनस क्या करना है बेटा, आउटसाइड लाइबिलिटीज, आउटसाइड लाइबिलिटीज ना। आउटसाइड लाइबिलिटीज का क्या मतलब होता है, करंट लाइबिलिटीज प्लस नॉन करंट लाइबिलिटीज। ये हम जब रेशोज का चैप्टर करेंगे उसमें करेंगे, वैसे आपको मैं रेफरेंस के लिए बता देती हूँ। करंट लाइबिलिटी का मतलब होता है शॉर्ट टर्म, जो हम एक साल के अंदर लाइबिलिटीज़ को पे ऑफ कर देते हैं। नॉन करंट में जो लाइबिलिटीज़ एक साल के बाद रीपे होती हैं, जैसे कि बैंक लोन हो गया, डिबेंचर्स हो गए, दीज आर ऑल नॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा बेटा, टोटल एसेट्स में से ये चीज़ें तो लेनी ही नहीं टोटल एसेट्स में, और टोटल एसेट्स के बाद क्या क्या चीज़ें माइनस करनी है, लाइबिलिटी साइड से आपने क्या क्या माइनस करना है, करंट लाइबिलिटीज़ एज वेल एज नॉन करंट लाइबिलिटीज़। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। वैसे तो कैपिटल एम्प्लॉयड को कैलकुलेट करने के दो फॉर्मूलाज बहुत, ये था मैंने एसेट साइड से बताया आपको, एसेट साइड अप्रोच से, कि एसेट साइड से अगर आपको कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे। अब मैं आपको बता रही हूँ कि कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर आपने लाइबिलिटी साइड से निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को अगर हमने लाइबिलिटी साइड से निकालना है, दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ एसेट्स अप्रोच, ठीक है। अब कैपिटल एम्प्लॉयड मैं आपको बता रही हूँ ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी साइड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू, ठीक है, इसके अंदर अब हमने क्या क्या चीजें लेनी है बेटा, कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस कैपिटल। लाइबिलिटी साइड से क्या लेना है बेटा, कैपिटल लेनी है, जितने भी रिजर्व्स हैं सरप्लस हैं वो लेने हैं, माइनस जो ये तीन चीजें थी, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट्स, इन तीनों को इसमें से माइनस कर दो। तो यहां पर देखो बेटा मैंने आपको क्या बोला, एसेट साइड में टोटल एसेट्स में से ये तीन चीज़ों को छोड़कर लेना है और उसमें से सीएल एंड नॉन सीएल माइनस कर दो, या इस फॉर्मूला से निकाल लो। और अगर आपने लाइबिलिटी अप्रोच से करना है तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू जितनी कैपिटल गिवन है प्लस रिजर्व्स इन सरप्लस, लाइबिलिटी में जितने भी, जैसे जनरल रिजर्व हो गया, पीएनएल अकाउंट हो गया, सरप्लस हो गया, और इसमें से क्या चीज़ें माइनस करनी है बेटा, ये तीनों, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, गुडविल एंड फिक्टिशियस एसेट। चाहे आप इस अप्रोच से निकाल लो, चाहे आप लाइबिलिटी अप्रोच से निकाल लो, कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आएगी। ठीक है बेटा, अब मैं आपको फिर से, अब हम भूल गए होंगे कि हम क्यों निकाल रहे थे कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड हमें नॉर्मल प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करने के लिए चाहिए, क्योंकि अभी हमने क्या था, डिस्कस किया था कि नॉर्मल प्रॉफिट्स इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड ये निकल गई, मेन इसमें काम ही यही है कि कैपिटल एम्प्लॉयड अगर निकल जाएगी तो नेट प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट तो आपके निकल ही जाएंगे। ठीक है, सो अब हमने क्या फॉर्मूला किया था बेटा, सुपर प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला किया था डिस्कस, कि सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एनुअल प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट, एक ही बात है, माइनस योर नॉर्मल प्रॉफिट। मैंने आपको ये बता दिया कि नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। नॉर्मल प्रॉफिट निकलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट अपॉन 100। एवरेज प्रॉफिट आपको क्वेश्चन में बेटा गिवन होंगे, एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको गिवन होंगे। यहां से इन दोनों का डिफरेंस आएगा सुपर प्रॉफिट। देन गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ठीक है बच्चे, अभी हमने जो पिछला फर्स्ट मेथड किया था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें क्या किया था, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट में है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अगेन नंबर ऑफ ईयर्स परचेज वुड बी गिवन इन द क्वेश्चन इटसेल्फ। ओके बच्चे, सो दो मेथड्स हो गए हमारे। अब हमारा लास्ट मेथड है एंड दैट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, लास्ट इज योर कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में आपको कभी भी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं होगा।
जब भी आपको कैपिटलाइजेशन मेथड आएगा, इसमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज नहीं गिवन होगा बच्चे। कैपिटलाइजेशन मेथड में दो होते हैं, एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और एक होता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। बेटा चाहे आप इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करो, चाहे आप इसको कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो, गुडविल का आंसर सेम आएगा। सो अगर आपको क्वेश्चन में सिंपली आ जाए कैलकुलेट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ कैपिटलाइजेशन मेथड, इट्स अप टू यू, आप कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से करना चाहते हो कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करना चाहते हो, क्योंकि फाइनली तो आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, सो अब हम डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट के स्टेप्स। सबसे पहला बेटा इसका स्टेप होता है कैलकुलेट सुपर प्रॉफिट, कि सबसे पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लो। अभी हमने डिस्कस किया, इससे पहले आपको बताया मैंने कि सुपर प्रॉफिट क्या होता है, सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू AP माइनस NP। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है इसका गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। हो गया, ये आपका गुडविल आ जाएगी। सबसे आसान मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट अगर आपको आता है निकालना, वो हमने भी पिछले मेथड में डिस्कस किया है, हाउ टू कैलकुलेट द सुपर प्रॉफिट। एक बार ये आपका पहला स्टेप क्या है, सुपर प्रॉफिट निकालो। सेकंड स्टेप है गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। ये हो गया बेटा पहला। दूसरा है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। इसमें पहला स्टेप क्या होता है, कैलकुलेट AP, मतलब कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। और अगेन आपको पता है एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, नॉर्मली इसमें एवरेज प्रॉफिट हम सिंपल एवरेज यूज़ करते हैं। एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट्स, टोटल नॉर्मल प्रॉफिट फॉर गिवन नंबर ऑफ ईयर्स डिवाइडेड बाय n। जैसे अगर आपको 5 साल के प्रॉफिट्स गिवन है, आप 5 साल के प्रॉफिट्स को ऐड करोगे, डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे, हमारा AP आ जाएगा। सेकेंड स्टेप इसका होता है कैपिटलाइज एवरेज प्रॉफिट। ये जो एवरेज प्रॉफिट हमने फर्स्ट स्टेप में निकाले हैं ना, इनको कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है बच्चे, फर्स्ट स्टेप क्या था, AP निकालो। सेकेंड स्टेप है एवरेज प्रॉफिट्स को कैपिटलाइज कर दो, मतलब एक तरह से कैपिटल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। कैसे, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। थर्ड स्टेप होता है बेटा इसका कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। नाउ हाउ टू कैलकुलेट एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड, अभी आपको मैंने फॉर्मूला बताया है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटीज। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या है, जो भी हमने डिटेल में किया था क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। लेकिन अगर वैसे सिंपल आ जाए तो कैपिटल एम्प्लॉयड इज टोटल एसेट माइनस दी आउटसाइड लायबिलिटीज। ठीक है, डिटेल्ड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। लास्ट स्टेप इज स्टेप 4 इज गुडविल इज इक्वल टू स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। मतलब जो इसका आंसर आएगा और जो इसका आंसर आएगा, उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी योर गुडविल। कैपिटलाइज्ड वैल्यू स्टेप 2 है, एक्चुअल कैपिटल स्टेप 3 है। जो इन दोनों का डिफरेंस होगा वो हमारी गुडविल आ जाएगी बेटा। चाहे आप इस प्रॉफिट से, चाहे आप इस मेथड से करो, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर से करो, चाहे आप कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से करो, आपका गुडविल का आंसर सेम आएगा। सो गुडविल का जो चैप्टर है वो बहुत ही ईजी है। इसके लिए आपको सिंपल कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, जो मैंने इन 2 लेक्चर्स में आपको, 2 वीडियोज़ में आपको बता दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको 2-3 प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करा दूं जो गुडविल से रिलेटेड हैं। पेपर में ज़्यादा डिफिकल्ट तो नहीं आएगा, बट जो थोड़ी बहुत अब लॉसेस और अब गेन्स की एडजस्टमेंट है, वो मैं कोशिश करूंगी कि वो आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको करवा दूं। आज तक आपको जितना भी मैंने कराया है, आपने इन दोनों को, वीडियोज़ को, जो पहली वाली थी और इसको, इन दोनों को अच्छी तरह करोगे, तभी मैं अगली वीडियो में जो आपको कराऊंगी वो आपको समझ आएगा। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ओके बच्चे, बाय।